स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, और वहाँ पे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसका नाम है स्टेरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, बताते हैं क्या चीज है। ये जो स्टीरियोकेमिकल है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स है, इस ये बहुत बड़ा चीज है। ये कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है। अब ये है क्या, तो इसके कुछ टर्म्स होते हैं। क्या है? स्टीरियोकेमिकल चीज के कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हम एक एक करके समझते हैं। ये है क्या स्टीरियोकेमिकल चीज, ठीक है, ये क्या है, कैसे है, एक एक चीज करके हम इसको समझते हैं, राइट। चलिए, अब सबसे पहले टर्म में हम आते हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। नोट डाउन करिए, क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, मतलब कि लेट अस सपोज कि हमारा क्या है, हम मानते हैं एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, ठीक है, 3 प्लेन होता है। तो प्लेन पोलराइज क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर प्लेन से, आइदर फ्रॉम एक्स वाई और फ्रॉम वाई जेड और फ्रॉम जेड एक्स, 3D स्पेस में हम क्या करते हैं, किसी या तो एक्स वाई प्लेन से, या तो वाई जेड प्लेन से, या तो एक्स जेड प्लेन से। अब आप कहेंगे प्लेन क्या है? एक्चुअली प्लेन क्या होता है कि जब भी हम स्पेस में कोई भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, लेट अस सपोज इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से एक क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट जनरेट करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट हम जनरेट करते हैं, जिससे हमको उसके किसके बारे में, उसके एक्स पोजीशन, उसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसके वर्टिकल पोजीशन के बारे में मालूम चल जाए, और किस हाइट पे मालूम चल जाए। तो 3 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करने के बाद हमें क्या जरूरत पड़ती है कि प्लेन, अगर हमें मान लो कोई भी प्लेन के अक्रॉस कुछ भी काम करना है, कुछ भी वर्कआउट करना है, तो हम प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, कोई एक प्लेन से हमने क्या किया, एक लाइट को हमने क्या किया, वहां से प्रोजेक्ट किया। तो ऐसे लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज। पोलराइज हम बताते हैं मतलब क्या है, प्लेन प्रोजेक्टेड लाइट, ठीक है। अब पोलराइज क्या है, इसको क्या किया गया है, पोलराइज किया गया है। आइडर विद हम कर सकते हैं इसको, कि इसको या तो नेगेटिव चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो ये पोलराइज फॉर्म है, ठीक है। तो हम पोलराइज पे ज्यादा हम नहीं जाते, क्योंकि पोलराइज अपना डिस्कशन का पार्ट नहीं है। डिस्कशन का पार्ट क्या है मैं बताता हूँ। जब एक प्लेन पोलराइज लाइट हम एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, किससे पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से। जो जो बता रहा हूँ एकदम आप ध्यान में रखिएगा, किससे पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से। एक प्लेन पोलराइज लाइट किससे पास करते हैं हम, निकोल प्रिज्म से, ठीक है। एक प्लेन पोलराइज लाइट हम किससे पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से। नाम लिख लीजिएगा, निकोल प्रिज्म, ठीक है। और जब वो लाइट निकलते हैं निकोल प्रिज्म से, तो हम उसको कहां से पास कराते हैं, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कहां से पास कराते हैं, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो लिखिएगा, व्हेन एवर अ प्लेन पोलराइज लाइट, व्हेन एवर अ प्लेन पोलराइज लाइट, व्हेन एवर अ प्लेन पोलराइज लाइट passes through a passes through a nickel prism, 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 and 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 we make this light which emanating from or which coming from the nickel prism to our organic compounds. When we try to, or we can say, or we try to take the light, or we try to emanate the light, or we try to move the light our
from coming from the nickel prism to the our organic compound, to our organic compound, to our organic compound, then our organic compound, then our organic compound rotates the light, rotates the light, rotates the light, rotates the light. ठीक है? such phenomena such phenomena such phenomena occurs and the presence of organic compound, and the presence of organic compound due to which this phenomena occurs, due to this due to which this phenomena occurs, that is the rotation of the light, that is the rotation of the light. So such compound or such organic compound, so such organic compound are called optically active compound, are called optically active compound. इसका ये मतलब है कि अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को हम अगर अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हैं, ये एक टर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि जब भी हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं और अगर वह मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करे, उस लाइट को रोटेट कर दे, क्या कर दे, उस लाइट को रोटेट कर दे, तो हम कहेंगे कि भाई ये लाइट पे तो इफेक्ट डाल रहा है। मतलब कि हम लाइट को एक ऑप्टिक्स नाम से भी जानते हैं, ऑप्टिकल, ठीक है। मतलब रे को एक ऑप्टिक भी कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है आपको मालूम ना हो, तो रे को एक ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ऑप्टिक तो आप पढ़ते ही होंगे अपने फिजिक्स में, ठीक है। तो रे को क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो ये ऑप्टिकल फॉर्म मतलब कि एक तरह के हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कि लाइट पे रिएक्ट करता है, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये रिएक्ट करेगा, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसका सीधा सा मतलब है, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का सीधा सा मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना। अब दूसरा प्रश्न क्या आता है, दूसरा प्रश्न क्या आता है, इतना समझ गया, इतना समझ गया हमें, ठीक है। अब मेरा देखिए दूसरा प्रश्न क्या आता है, दूसरा प्रश्न मेरा आता है कि भाई कहां रोटेट करेगा लाइट, ठीक है। तो वही चीज बता रहा हूं, अब ध्यान से, ठीक है। अब पॉइंट डालिएगा, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखते जाइएगा, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, if the organic compound if the organic compound rotates the light, if the organic compound rotates the light, if the organic compound rotates the light, आप लिखते जाइएगा, if the organic compound rotates the light, or we can say rotate the plane, we can say rotates the plane of the plane polarized light, आप लिखते जाइएगा, if the organic compound rotates the plane of the plane polarized light to the right, to the right, that is clockwise direction. If the compound rotates the plane of the plane polarized light to the right, that is clockwise direction, it is called dextrorotatory. It is called dextrorotatory or the D form, and is indicated by placing a positive sign, before the degree of rotation, before the degree of rotation, before the degree of rotation. So आप समझ रहे हैं क्या है मतलब, इसका ये मतलब है कि जैसे अगर मेरा, जैसे हमने प्लेन पोलराइज लाइट कहां से, हमने पहले कहा था कहां से हमने डाली, ये एक्स वाई से डाली, कहां से डाली हमने, इस एक्स वाई प्लेन से डाली, एक्स वाई जेड यहां से डाली, ठीक है। यहां से हम क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाले तो उसका प्लेन चेंज हो गया, और कहां चेंज हो गया, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। हम ऐसे डाल रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, अब ये रोटेट हो गया ऐसे, यानी जेड एक्स प्लेन में डाल रहे हैं हम, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन है ये, हम एक्स वाई प्लेन से डाल रहे हैं, लेकिन ये राइट रोटेट हो गया, ये आपका जेड एक्स प्लेन में आ गया। तो जब रोटेशन राइट हुआ मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में रोटेशन को क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। तो जब भी हम लाइट डालने पे और हमारा जो लाइट का रोटेशन है, जो प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है, एक्स वाई से जेड एक्स यानी प्लेन चेंज हो जा रहा है, इस केस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, डी फॉर्म। क्या है, डी फॉर्म। अच्छा, अब जब इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में हमेशा इसको पॉजिटिव माना जाता है। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया होता तो ये नेगेटिव माना जाता है, ठीक है, पॉजिटिव। और कितने एंगल से रोटेट किया, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री से रोटेट करे, ऐसे भी रोटेट कर सकता है,
लाइट इसका प्लेन चेंज, हल्का सा भी प्लेन चेंज होगा तो हम मान जाएंगे कि हाँ भाई प्लेन चेंज हो गया। कितने डिग्री से रोटेट किया है, जा ऐसे रहा था लेकिन रोटेट कितने डिग्री से किया, ये कितने डिग्री से रोटेट किया, डिग्री हमको निकालना पड़ेगा। तो डिग्री से पहले कितने डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया, कितने डिग्री से राइट रोटेट किया, उसके लेट सपोज कि हमने क्या लिया 35 डिग्री से राइट रोटेट किया। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि आपका मतलब कि आपका ये राइट पे रोटेट कर रहा है कि लेफ्ट पे। तो राइट रोटेट करने के लिए पहचानने के लिए एक साइन लगा रहा था जिसको कहते हैं पॉजिटिव, और ये हमेशा क्लॉकवाइज में ही लगाया जाता है, हमेशा क्लॉकवाइज में लगाया जाता है, ये रिमेंबर रखिएगा, हमेशा क्लॉकवाइज में लगाया जाता है। प्लस 35 डिग्री, उसके बाद कंपाउंड का नाम होगा, उसके बाद क्या होगा कंपाउंड का नाम। इससे क्या हमें मालूम चलेगा कि अच्छा ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये कितना डिग्री प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे रहा है 35 डिग्री। चलो ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा नीचे, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा नीचे, लिखिएगा नाउ व्हेन लिखते जाइए, नाउ इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, if the light is rotated towards left, that is anti-clockwise direction, the compound is said to be, levorotatory or L form, and a negative sign is placed before the degree of rotation, ठीक है, इतना समझ में आता है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जैसे पॉजिटिव साइन यहाँ पे है और दूसरा हमने क्या लिखा है लेफ्ट रोटेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं लेवो रोटेटरी, और उसको एल फॉर्म कहते हैं, जैसे उसको डी फॉर्म कहते थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको क्या कहेंगे एल फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब एक मेरे को बात बताइए, जैसे वहां पे रोटेट किया था क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने थे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माने। अब अगर हमें मालूम करना हो कि हमें भैया कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, 35 डिग्री प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे रहा है, अब वो क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट रोटेट कर रहा है, या लेवो रोटेटरी है, लेफ्ट रोटेट कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस लिखा रहा है तो समझ जाइए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर यहाँ पे माइनस लिखा रहा तो हमेशा लेवो रोटेटरी होता है। तो हमेशा याद रखिएगा लेवो रोटेटरी में हम हमेशा जो डिग्री ऑफ रोटेशन है उसके पहले क्या लिखते हैं माइनस डिग्री, उसके पहले क्या लिखते हैं माइनस, ठीक है। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि ये जो मेरा लाइट है वो लेफ्ट रोटेट हुआ है, ठीक है। अच्छा जो भी लिखा हुआ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले प्लस या माइनस, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही होगा, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्लस माइनस जो जहां पे भी लिखा रहता है उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइसोमर्स। और उस तरह के आइसोमर्स जहां पे लिखा रहता है, आइसोमर्स तो और भी तरह के होते हैं जहां प्लस माइनस नहीं लिखा रहता, चलिए ठीक है अच्छी बात है। लेकिन अगर हम देखेंगे कुछ ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, मैंने आपको बताया रखा है पहले से। तो जो आइसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं अगर उन्हें प्लस या माइनस होता है, तो इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब कि वो प्लेन ऑफ द लाइट को जो कि निकोल प्रिज्म से पास हो रहा है उसको रोटेट कर दे रहा है बाय पार्टिकुलर एंगल, किसी एंगल से रोटेट कर दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है मेरा जो रोटेट करता है, और ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड के जो आइसोमर्स बनते हैं उनको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। और इस तरीके का प्रोसेस को एंड द प्रोसेस और वी कैन से एंड द फेनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर हम किसी चीज का आइसोमर्स निकालते हैं तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसे कि हम आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे वैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे की थोड़ा बात करते हैं, इसको रफ करें। सो आज अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या करते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, हेडिंग डाल दीजिए मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कार्डियलिटी एंड इनर्शियोमर। क्या इनर्शियोमर, आप कहेंगे सर ये सब क्या है, हम कहेंगे बताते हैं। अच्छा अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे एकदम अच्छे से सुनते जाइए। लुईस पैस्चर नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था? लुईस पैस्चर। नाम याद रखिए, लुईस पैस्चर नाम का साइंटिस्ट था। उसने
1848। कब? 1848। लुईस पैस्चर नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1848 में क्या कहा? उसने ये कहा कि भाई ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे कोई हम CH4 की बात करें, उन्होंने कहा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका अगर हम मिरर इमेज ले, क्या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका हम क्या ले, मिरर इमेज ले। इसका मिरर इमेज लेते हैं, क्या आएगा? यही आएगा। उसने कहा कोई भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका अगर हम मिरर इमेज लें जिनका हम मिरर इमेज लें तो ये क्या शो करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको याद होना चाहिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ठीक है, इतना याद है आपको। तो उसने कहा कि अगर हम उसका मिरर इमेज लेते हैं तो क्या होता है कि जो अगर फर्स्ट कंपाउंड है, अगर इसका रोटेशन कहाँ है, पॉजिटिव, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी डी फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म। तो उसके मिरर इमेज का क्या हो जाएगा? लेवो रोटेटरी, यानी एल फॉर्म। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि जिनका अगर रोटेशंस होते हैं, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर रहे हैं, मतलब कि इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि निकोल प्रिज्म से पास करता है उस, और इसके थ्रू अगर पास कराया गया तो उस लाइट को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब कि डी फॉर्म, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको करता है, रोटेशन उसका। तो अगर उसका मिरर इमेज लिया जाए तो वो उल्टा करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है लाइट को तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, यानी एल फॉर्म, यानी लेवो रोटेटरी। ये दोषी आपको याद रखना चाहिए। लुईस पास्चर ने ये कहा था, इतना कहा था। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन है? 1874 में, 1874 के लगभग एक साइंटिस्ट का नाम था वैन हॉफ, और एक और फ्रेंच साइंटिस्ट है, ठीक है, एक और फ्रेंच साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई देखिए, जैसा कि इसमें लुईस पैस्चर साहब ने कहा था मिरर इमेज क्या होंगे, अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव है और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, लेवो रोटेटरी, मतलब कि दूसरे डायरेक्शन में करेगा। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, सबसे पहले तो हम बात किसका करेंगे। उन्होंने जब लुईस पैस्चर साहब ने, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कार्बन के कार्बन के सभी ब्रांच में मतलब कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि कार्बन के सभी ब्रांच में एटम सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो रोटेट लाइट क्या करता है, क्लॉकवाइज करता है, तो उसका मिरर इमेज क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बस उन्होंने इतना कहा। लेकिन ये जो वेट हॉफ साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट, इन्होंने कहा ऐसा है भाई, जिन कार्बन एटम सबसे पहले जो भी कार्बन एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, अलग अलग चीजें होनी चाहिए, मतलब कि सेम, जैसे यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एटम से अटैच होना चाहिए। जैसे लेट अस सपोज इसको CH3 हो गया, ये H चलिए मान लेते हैं, ये OH है और ये C2H6 है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है और इसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं, इसका हम मिरर इमेज लेते हैं, तो ये क्या आएगा, मिरर इमेज लीजिए, क्या आएगा, OH यहाँ से यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। इसका मिरर इमेज ले तो क्या आएगा, CH3 चलिए यहीं आएगा और C2H6 यहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने कहा अब इस इमेज को उठा के यहाँ पे रखिए, एज इट इज, ये उठा के यहाँ पे रखिए, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, लेकिन H की जगह पे क्या है, OH, OH की जगह पे क्या है, H। तो उन्होंने कहा ऐसे इमेज क्या होते हैं, ऐसे इमेज लिखिएगा इंग्लिश में नीचे, ऐसे इमेज क्या होते हैं, सच इमेज, और आप स्टार्टिंग से लिखिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लिखिए, आप इन 1874 स्टार्टिंग से लिखिएगा, इन 1874, चलिए उसके भी स्टार्टिंग से लिखाते हैं, ठीक है।
सबसे पहले इन 1848 लुइस पास्चर इन 1848 लुइस पास्चर told that any organic compound which are optically active if the mirror image of such compound is taken then 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 its root then its optical activity rotation will be different then its optical activity rotation will be different from the organic compound whose mirror image has been taken एग्जाम्पल कौन सा लिख लीजिएगा आप CH4 वाला जो मैंने बताया था, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब आगे इन 1874 Van Hoff and other French scientists in 1874 Van Hoff and other French scientists उन्होंने क्या कहा they said that the carbon the substituent atom attached to the carbon atom should be different and the mirror image of such compound and the mirror image of such compound should be नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब कि अगर इसको हम उठा के यहाँ पे रख दें तो क्या ये सब कुछ सेम है? नहीं। OH के जगह पे यहाँ पे क्या है H के जगह पे क्या है यहाँ पे OH। नॉन सुपर इम्पोजिबल such organic compounds are always optically active तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपाउंड है अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ही ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि भाई अगर ये D है तो ये L होगा, ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं। और इस तरीके का अब याद रखिएगा, इस कार्बन एटम के पास डिफरेंट है, ठीक है, इस कार्बन एटम के पास क्या है डिफरेंट एटम्स है। तो याद रखिएगा इस तरह की चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। क्या किया जाता है? इस तरह की चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। और यहीं से मेरी आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई। क्या हुई? यहीं से मेरी आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई। पहले इसको लिखिए, आगे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको लिखिए फर्स्ट। देखिए मैं क्वेश्चन में रब करता हूँ। तो लिख लिया होगा आपने, चलो ठीक। अब आगे की हम बात करते हैं, थोड़ा सा कोई डेफिनेशंस लिख पाते हैं, ठीक। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को भी हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। नीचे लिखिएगा, such a kind of molecules are called molecular asymmetry, ठीक है। अच्छा, और नीचे लिखिएगा, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ। The non-superimposable mirror images are called chiral molecules। मतलब कि अगर ये मिरर इमेज है इसका और इसको यहाँ पे पुट करने पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, OH के जगह H है, H के जगह OH है, तो इस केस में इस तरह के मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं? chiral molecule। और we can see this whole phenomena as chirality, ठीक है, कितना समझ में आता है? We can see this phenomena as chirality, क्या? As chirality। इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इन दोनों को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, ठीक है। तो ये जो कार्बन एटम है इसके पास CH3 है, OH है, C2H6 है, H, ठीक है, इसका मिरर इमेज
एकदम नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो हम इसको इस कार्बन एटम को आप नीचे लिख सकते हैं, सच ए कार्बन एटम इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन, सच ए कार्बन एटम इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन बिकॉज इट्स मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, बिकॉज इट्स मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजिबल एंड सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, एंड सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। ठीक है, इतना आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, आगे की और बात करते हैं। तो यहाँ पे तो इतना मालूम चला कि भाई ऑप्टिक वेंट हॉफ और फ्रेंच साइंटिस्ट द्वारा जो क्या बताया गया, उन्होंने यही कहा था कि अगर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी होती है, मतलब कि जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उसका मिरर इमेज लिया जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और दोनों सेम नहीं आते हैं इन द स्ट्रक्चर, तो उस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। और इस तरह के मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं, कायरलिटी। और इस तरह की चीज़ों को हम ये भी कहेंगे कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो, मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल हो, तो यही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो नीचे और लिखिएगा कि मॉलिक्यूल्स विच आर मिरर इमेजेस, molecules which are mirror images and are not superimposable, such a kind of molecules are optically active। फिर नीचे लिखिएगा और ये फिगर बनाइएगा, नीचे क्या फिगर बनाएगा, ये वाला। ये फिगर बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखिएगा, पॉज करके फिगर बना लीजिएगा, फिर आगे नीचे लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड which on taking mirror image, organic compound which on taking mirror image are superimposable। मतलब कि इसको अब यहाँ पे रख के देखिए तो सेम ही है, ठीक है। are superimposable organic compound which on taking mirror image are superimposable, such compound are always optically inactive, such compound are always optically inactive। मतलब कि means it never shows the optical activity, means the rotation of the लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट जो कि निकोल प्रिज्म से निकलता है, वो कभी शो नहीं करेगा रोटेशन, ना तो डेस्ट्रो रोटेटरी ना लेवो रोटेटरी, कभी शो नहीं करने वाला। तो ये जाने रहेगा कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, जब उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तभी वो शो करेगा कैरेलिटी, अन्यथा वो नहीं करेगा, ना तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करने वाला। ठीक है, ये एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा और ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब आगे लिखिएगा, क्या लिखना है, हाँ। ये फिगर बनाइएगा, ठीक है। फिगर बनाया आपने, इसका नाम क्या है बताइए, ब्यूटेन 2 ठीक है, ब्यूटेन 2 नाम लिख लेते हैं, ब्यूटेन 2। अब क्या है, ठीक है, अब इसका हम क्या लेते हैं, मिरर इमेजेस। तो आप जानते हैं क्या है, एच आएगा, ये ओ एच आएगा और ये सेम है। अच्छा ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, कौन सा आइसोमर है, अब देखिए नाम तो सेम है, नाम सेम है, ब्यूटेन 2 नाम तो सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसो, क्या कहलाएंगे, आइसो। और चूंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इसका ये मतलब है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो लिखिएगा नीचे, लिखिएगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आइसोमर्स, such isomers are called enantiomers, यानी E N A, ये वाला enantiomer, ENANTIOMERS,
enantiomers. Enantiomers are optically active. Enantiomers are optically active. Enantiomers are optically active. मतलब कि ये रोटेशन शो करता है प्लेन पोलराइज लाइट का। अगर ये प्लस डी रोटेट करेगा तो ये माइनस एल रोटेट करेगा, ठीक है, लेवो रोटेटरी और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ये भी ब्यूटेन 2 ऑल है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी क्या है, इसका भी नाम तो ब्यूटेन 2 ऑल ही है, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये प्लस लिखाएगा इसके पहले क्या लिखाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवर रोटेटरी है, ये इसके बीच का डिफरेंस है, सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन से, ठीक है। तो दो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम नेम, बट differ by rotation of the plane polarized light, ठीक है। Such isomers are called enantiomers. Such isomers are called enantiomers, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आता है। अब नीचे एक और हेडिंग डालेगा, if 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 dextrorotatory or levorotatory organic compound, if dextrorotatory or levorotatory organic compound, or we can say the organic compound or its isomer, or we can say the organic compound or its isomer, or we can say, अच्छा ये आप लोग लिखे कि नहीं, ये एकदम लिख लीजिएगा, सबसे पहले नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय देता हूँ, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, नोट कर लिया होंगे इसको। अब देखिए क्या लिखवा रहे थे, हाँ, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वी टेक टू either mirror images as well as you can say inorganic, मतलब कि इन अच्छा जो लिखा है इसको काट दीजिए, फिर से लिखा तो whenever we take a mixture in which organic compound and its enantiomer is there, enantiomer यानी ये isomers, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता है। enantiomer is there, such mixture will have zero optical activity, ऐसा क्यों भैया, जब आप ऐसा एक मिक्सचर लोगे जिसमें प्लस डी भी प्रेजेंट है और माइनस एल भी प्रेजेंट है, मतलब कि प्लस भी प्रेजेंट है माइनस भी प्रेजेंट है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रेजेंट है, लीवर रोटेटरी भी प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, दूसरे तरीके से रोटेट करेगा। जब दोनों एक ही मिक्सचर में रोटेट हो रहे तो नेट कितना हुआ रोटेशन, नेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन 0 हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये भी कहते हैं कि whenever the enantiomers and its organic compound have the same physical property, having the same physical property means you can say, लिखिए, having the same physical property, boiling point, melting point or refractive indexes, boiling point, melting point or refractive indexes, and when organic compound and its enantiomers, when organic compounds and its enantiomers are taken together in a mixture, it shows zero optical activity, it shows zero optical activity, it shows zero optical activities, it shows zero optical activities. Such mixture are called racemic mixture, नाम लिखिएगा, ये आता है आपका एग्जाम में, racemic mixture क्या होता है। Such mixture are called racemic mixture, and the process is called racemization, ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा, and the process is called racemization, ठीक है, ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, इस तरह की कंपाउंड में नाम तो एक ही रहेगा, क्या रहेगा, जैसे हमने ब्यूटेन कर लिया, ब्यूटेन 2 ऑल,
जैसे हमने कहा कि भाई अगर ये कंपाउंड है, इसमें प्लस लगाते हैं और इसका मिरर इमेज लेते हैं इसमें माइनस लगाते हैं। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे प्लस और माइनस, जहाँ पे दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ये याद रखिए। क्या क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या शो करता है कि इसमें डेस्ट्रो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और उसका आइसोमर भी है जो कि लेवो रोटेटरी है, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड इस मिक्सचर में प्रेजेंट है और इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। ऐसा चीज आप कई बार किताबों में देखे होंगे, प्लस माइनस लिखा रहता है, तो इसका ये मतलब है कि इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका मिक्सचर प्रेजेंट है, यानी उसका एननशियोमर प्रेजेंट है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है, मतलब कि नेट उसका रोटेशन जीरो है, यानी नेट इस मिक्सचर का ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाए, भले इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, जीरो है। ठीक है, और इस तरह के पिक्चर को हम क्या कहते हैं, रेसमिक पिक्चर। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आप पहचानिए कि क्या ये इनएंशियोमर्स होंगे या क्या ये मेरे ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे क्या। तो एग्जांपल दिखा देते हैं और आप मेरे को सॉल्व करके होमवर्क करके बताइएगा। पहला, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको क्या क्या बताना है नीचे लिखिएगा। फाइंड आउट, फाइंड आउट फाइंड आउट they are superimposable or non superimposable mirror images. Find out they are superimposable or non superimposable mirror images. And also, find out they are optically active or not, they are optically active or not. ठीक है, क्या मालूम करना है आपको कि ये नॉर्म्स, इनका इमेजेस, इनका जब मिरर इमेज आप लोगे और आप क्या करोगे, इस कंपाउंड को ड्रॉ करोगे, फिर मिरर इमेज करके जो मिरर इमेजेस का बनेगा उसको ड्रॉ करोगे और वो सारी चीज कॉपी में ड्रॉ करके मेरे को भेजोगे और उसके बाद नीचे लिखोगे दे आर सुपर इम्पोजिबल और दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। उसके नीचे लिखोगे दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और दे आर नॉन ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। और याद रखिएगा, अगर पहले को आप क्या दिखाते हो, प्लस, इसका नाम भी लिखिएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है वो भी लिखिएगा। ठीक है, प्लस करके उसके बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखिएगा और उसके मिरर इमेज का क्या लिखिएगा, माइनस करके उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखिएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या करेंगे आप, और क्या करेंगे, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आता है, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आता है तो आप जब जो भी मैंने कहा है वो सब कुछ लिख लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे इफ इफ racemic mixture is made, if the racemic mixture is made, if the racemic mixture is made then then its name will be प्लस माइनस और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, प्लस माइनस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, और ये आपको 6 के साथ करना। ठीक है, इसको करिएगा और मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं और ये बिल्कुल एकदम श्योर से करिएगा। ठीक है, और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा होमवर्क। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब आगे की बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा रिटेंशन। अब ये क्या है बताते हैं, अब जैसा मैं लिख रहा हूँ लिखिएगा।
हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। अब आप जानते हैं H क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, Cl क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, जहाँ पे इसको ज्यादा मिलेंगे, कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स। और ये कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब याद रखिएगा ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इधर, क्योंकि इसके तो सारे, यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड फुल है, और ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्डिंग से पूरा पूरा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, हम यहाँ पर नहीं जा रहा। अब देखिए, अब सबसे नजदीक इसको ये लगता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा H प्लस, है ना, और यहाँ से एक H लेके जाएगा और यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं C2H5। यहाँ पे क्या था, H। रिएक्शन में दिखाते कैसे होता है रिएक्शन। ये आपका CH3, ये H, ये क्या है, C2H5। यहाँ पे H अटैच था ऐसे, और जब H और Cl, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अभी क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, इसका बॉन्ड तोड़ा और H अपने साथ ले गया, और Cl यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चूंकि अपने साथ ये ले जाएगा तो इसके पास एक फ्री रेडिकल बचेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए, अगर ये अपने साथ ले गया होगा तो इसके पास क्या बचेगा, एक फ्री रेडिकल बचेगा, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये क्या है CH3, और ये क्या है C2H5। ठीक है, ये फ्री रेडिकल बचा, और प्लस ये H और ये H, H2 ये निकल आएगा। अब ये देखिए, अब Cl माइनस क्या करेगा, Cl माइनस को दिखाओ, अरे ये तो फ्री रेडिकल है। अब चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला भी है, क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला भी है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अब चूंकि कार्बन के पास 3 है, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल है, अब Cl माइनस यहाँ पे देख रहा है जगह, अरे यहाँ तो जगह है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, Cl के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर इसके साथ पेयरिंग कर लेता है, उसके ऑक्टेट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्या होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। क्या करेगा, यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा, क्या करेगा, यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो जब यहाँ पे ज्वाइन करेगा तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, कैसे, H H, ये Cl यहाँ पे, ये H H तो यही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3, C2H6, C2H5, और ये तो H ही है, यानी ये वाला चीज है। तो अगर हम बात करें, ये अगर स्ट्रक्चर देखिए, CH3, H, C2H5, अगर इसको मिटा के हम जो स्ट्रक्चर फाइनली बन रहा है उसको हम लिखते हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए। मतलब अगर हम लिखते हैं, ये क्या बन रहा है मेरा, ये मेरा बन रहा है C, ये तो मैं समझाने के लिए भाई रिएक्शन कैसे हुआ, CH3, C2H5, यहाँ से C2H4, Cl, और ये क्या आ गया, H, और प्लस H2 निकला। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, अब ध्यान से देखिए, ये कार्बन से अटैच जो कंपाउंड है वो तो स्ट्रक्चर सेम है, C2H5, C2 वगैरह, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या है, Cl। तो अगर इसका आप क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे तो क्या आएगा, इसका मिरर इमेज लेंगे क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, तो क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो अब ध्यान से देखिए, अगर जो आप रिएक्टेंट लिए, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अगर जो आप रिएक्टेंट लिए, लेट अस सपोज अगर ये लेबोरेटरी यानी माइनस, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपका होमवर्क है, नाम लिख के मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कि सर इतने मिनट पे 39 या 40 मिनट पे जो आप बता रहे हैं लेक्चर, उस पे जो नाम है वो माइनस या प्लस करके वो आप लिखिए। मैंने यहाँ पे माइनस लिखा तो माइनस करके आगे आप इसका नाम लिखिए। ठीक है, लेट अस सपोज ये क्या है, लेबोरेटरी। तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड बना है ना, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ये प्रोडक्ट। तो ये क्या है, प्लस बनेगा, प्लस यानी डेस्टोरोटरी। तो याद रखिएगा कि इन द रिएक्शन विथ halide acid, in the reaction with halide acid, halide यानी Cl, halide acid, the organic compound basic structure is not changed. The organic compound basic structure, or we can say the organic compound
chirality has not been changed. The organic compound chirality has not been changed. Or the atom attached to the carbon atom, the atom directly attached to the carbon atom, the atom directly attached to the carbon atom, CH3 C2H5 C2H5 carbon atom, the bond between the carbon atom and the direct आगे कॉमा देके लिखिएगा, the bond between the carbon atom and directly attached substituent atom, the bond between the carbon atom and directly attached substituent atom is not broken. Such a process is called retention of the configuration. Such a process is called retention of configuration. हो सकता है आप समझ ना पाए हो, मैं बता रहा हूँ. देखिए C के साथ CH3 जुड़ा है, C के साथ C2H5 जुड़ा है, C के साथ H जुड़ा है, C के साथ C2H5 जुड़ा है. C2H5 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, C2H5 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, CH3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, H कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है. रिएक्शन के बाद क्या बना प्रोडक्ट? C CH3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, H कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, C2H5 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड. लेकिन जो C2H4Cl है, इसमें Cl तो दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, जैसे कि मैंने बताया. लेकिन जो प्राइमरी कार्बन से जो अटैच है वो तो सेम है ना, उसमें तो बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ ना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ ना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ ना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ ना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ ना. ये बॉन्ड तो सही सलामत है. बॉन्ड ब्रेक कहाँ हुआ है? हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जैसे मैंने बताया था अभी. तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम का नहीं हुआ है. तो इसका ये मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन तो वही है मेरा, क्या है? रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. अब यही अगर हम आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ. नया हेडिंग डालेगा, retention, inversion and resmylation. Retention, inversion and resmylation. हेडिंग डालिएगा. क्या डालिएगा हेडिंग? Retention, inversion and resmylation. resmylation समझ रहे हैं? प्लस माइनस एक साथ. इन्वर्जन यानी कॉन्फ़िगरेशन पूरा इन्वर्ट हो जाए. अब एक अगर आसान सा एग्जांपल देते हैं. लेट अस यहाँ पे कोई एक्स एटम है, ठीक है, कोई एक्स एटम है. हम तीन तरीके का काम करते हैं. क्या काम करते हैं? अब यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, इसको लिखने से पहले ऊपर लिख लीजिएगा कि ब्रेकिंग ऑफ bond between substituent atom directly attached from carbon. मतलब कि कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है, अब वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाला है. वहां पे क्या होने वाला है? बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाला है. अभी तीन तरीके से होता है. हम क्या करते हैं इसमें? वाई बॉन्ड ऐड करते हैं. मतलब वाई कोई ग्रुप है, हम उसको ऐड करते हैं. वाई कोई आप फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसको हम अटैच करने वाले हैं. तीन तरीके से हम इसको देखेंगे. तीन तरीके से. एक बार हम वाई ऐड किए तो ये क्या है? CH C2H5 CH3 Y. X की जगह सिंपल Y आ गया. दूसरा Y आया C, ये रोटेट हो गया. C2H5 H CH3 और ये Y. तीसरा आया इन दोनों का मिक्सचर, मतलब दो आइसोमर इसमें बने प्लस H CH3. अब इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को जहाँ पे कोई भी तरह का इन्वर्जन नहीं हुआ है, CH3 अपनी जगह है, H अपनी जगह है, C2H5 अपनी जगह, खाली X की जगह Y आ गया, इसको हम कहेंगे रिटेंशन. क्या कहेंगे? रिटेंशन. कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, खाली X की जगह Y आ गया. जब रोटेट हो गया, C2H5 की जगह H आ गया, H की जगह C2H5 आ गया, इसको कहेंगे इन्वर्जन. क्या कहेंगे? इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. और जब Y के साथ रिएक्शन करने पे दो कंपाउंड बनता है, ठीक है, एक रिटेंशन का, एक इन्वर्जन का, तो इन दोनों मिक्सचर को हम कहेंगे रेसमाइलेशन. क्या? रेसमाइलेशन. और हमने पहले बताया है रेसमाइलेशन क्या होता है? जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी.
जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या होता है? जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर एक प्लस डी होगा तो एक माइनस एल होगा, पहले हम बताए जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी, या इसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, हो सकता है मैंने पहले ऑप्टिकली एक्टिव बताया लेकिन वो करेक्ट कर लीजिएगा, क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, तो रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेशनलाइजेशन ये थोड़ा सा नोट करके रखिएगा। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। चलिए, ऑप्टिकली एक्टिव बताना था, बता दिया मैंने, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेशनलाइजेशन याद रखिएगा। अब हम SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में फिर से आते हैं। SN2 SN1 रिएक्शन में जैसे हमने पढ़ा था, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि इस तरीके से हमने पढ़ा था, ये आपके ये क्या है, टुवर्ड्स द, आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे क्या लगा था Br, और यहाँ पे हमने क्या लगाया था H, इस तरीके से लगाया था हमने। ठीक है, ये क्या है H। अब इससे हमने क्या किया था, HCl से पास कराया था, यहाँ पे क्या निकला था, इसके जगह क्या गया था Cl। SN2 रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। अब ये कहा जा रहा है कि लिखिएगा नीचे SN2 रिएक्शन के लिखिएगा, whenever the optically active compound, whenever the optically active compound undergoes the SN2 reaction, whenever the optically active compound undergoes the SN2 reaction, whenever the optically active compound undergoes the SN2 reaction, the product form, the product form, the product form, the product form is is in inversion in nature. The product form is in inversion in nature. The product form is in inversion in nature. मतलब कि जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा क्या होगा, ये Cl क्या आएगा यहाँ Br पे, और Br निकल आएगा। अगर ये HCl नहीं लेते, Cl माइनस लेते हैं, ये एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, हमने क्या कहा था SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Br को भगा देगा। इसको एक्सचेंज ऑफ हेलोजन भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन भी। तो ये जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेट अस सपोज ये प्लस है, और इसका नाम आप यहाँ पे लिखिएगा और मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, मेरे को यूट्यूब पे आपका कमेंट मिल नहीं रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अच्छे से आपको करवा पाऊंगा, तो यूट्यूब पे आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, प्लस, लेट अस सपोज प्लस है यानी डी है, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और इसका नाम लिखिएगा। अब जब ये इसका प्रोडक्ट आएगा, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिसका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, CH3 C2H5 H यहाँ आएगा, ये रोटेट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और ये Cl यहाँ आ जाएगा, और प्लस Br। तो ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्स हो गया। अब इसका देखिए, जो इन्वर्स हुआ है इसका जो प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट को इसके ऊपर रखते हैं तो क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, मतलब कि यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब है ये क्या हो जाएगा उल्टा, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो माइनस लेवोरोटेटरी हो जाएगा। इसका भी नाम आप नीचे लिखिएगा और मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, मेरे को यूट्यूब पे कमेंट चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपका SN2 रिएक्शन में ये आपका ये शो करेगा। SN2 रिएक्शन में क्या शो करेगा, इन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब नीचे हेडिंग डालिए SN1 रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने SN1 रिएक्शन में बताया था, आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबसे पहले किससे से पास किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करने के बाद सबसे पहले उसके हम, जैसे इसमें हमने बताया था SN2 रिएक्शन में कि एक साथ एक तरफ से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, इससे जस्ट पहले आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक तरफ से क्या होता है, Br लीव कर रहा होता है, और अगर हम लीव करने की बात बताएं तो एक तरफ से क्या होता है, Br लीव कर रहा होता है, और एक तरफ से क्या होता है, Cl जुड़ रहा होता है, और H ये एक साथ 5 बॉन्ड बनाता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये SN2 रिएक्शन है, क्या होता है SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर हम SN1 रिएक्शंस की बात करें, अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले इस Br को रिमूव किया जाता है। SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन डालिएगा हेडिंग। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, CH3 C2H5 Br, मतलब कि Br कुछ इस तरीके का Br, और ये क्या है आपका, ये H। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इसको कहाँ डाला जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, हमने जैसे पहले पढ़ा था। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे ये Br एक एसिड फ्री रेडिकल बन जाएगा,
बी आर फ्री रेडिकल बन जाएगा और प्लस यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, जैसे कि मैंने पढ़ाया है। अगर आपको याद नहीं है तो जाके रिवाइंड करके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिए, ठीक है। ये और यहाँ पे प्लस साइन, पहले ये हो जाता है। SN2 में यही होता था, यहाँ ये ऐसा नहीं होता था, डायरेक्ट यहाँ पे जो भी हम ऐड करना चाहे न्यूक्लियोफाइल वो ऐड होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस जो भी इसके साथ हैलाइड जुड़ा है उसको हटा देते हैं, फिर हम क्या करते हैं। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, नीचे लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा, इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, when the optically active compound get attacked by the nucleophile, then two kind of product is formed. That is first is dextrorotatory and the second is levorotatory. फर्स्ट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और सेकंड इज लेवोरोटेटरी। मतलब दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, प्लस माइनस। मतलब ये क्या होता है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि क्या होता है प्लस माइनस बनता है। नीचे लिखिएगा पॉइंट, द प्रोडक्ट आर इन्वर्टेड एज वेल एज retented, 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 inverted as well as retented। तो ये जब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्लस Cl माइनस जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, जब Cl माइनस जोड़ेंगे, Cl कहाँ पे अटैच हो जाएगा, प्लस में। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिकता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों दो प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो SN1 रिएक्शन में याद रखिएगा ये दो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एक कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, रिटेंटेड, मतलब कि स्ट्रक्चर सेम होगा, खाली यहाँ पे Cl जाके अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, Cl CH3 C2H5, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होगा, सेम, कोई फर्क नहीं, ठीक है, रिटेंटेड है, ठीक है। प्लस उसके साथ और क्या बनाएगा, CH3 C2H5। अब क्या हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस तरीके का Cl आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ये क्या है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, या ये इसको हम कहें ये आपका क्या है, प्लस है, तो ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि प्लस भी मिलेगा माइनस भी मिलेगा, इसका नाम मेरे को आप नीचे लिख के बताइए। और यानी इन SN1 रिएक्शन हमें प्लस माइनस दोनों मिलता है। इसको हम ये कह सकते हैं, नीचे लिखेगा इस रिएक्शन के बाद, सो इन SN1 रिएक्शन ऑन रिएक्टिंग विद optically active compound, so in SN1 reaction when nucleophile attacks on the actively active compound, in SN1 reaction when nucleophile attacks the optically active compound, then racemylation mixture obtain। ये दोनों आपका क्या है, racemylation mixture, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होते हैं, racemylation mixture, क्या होते हैं, racemylation mixture। ये अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। एकदम डिक्टो आपको लिखने को आता है कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से अगर मेरा रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ये बिल्कुल आपको एक एक चीज अक्षर याद होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे हम चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कहाँ पे चलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, चलिए, ठीक है। So kids, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आगे की, और वो बात है रिएक्शन विद मेटल्स की, राइट। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स की, तो हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन विद मेटल्स। याद रखिएगा, अभी हम अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। ये रिएक्शन विद मेटल करने के बाद हम आगे ये बात करेंगे, और वो क्या है, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड के बारे में भी यही बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपका, उसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स की बात करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। ये सेम चीज़ हम अराइल हैलाइड में भी बात करने वाले हैं। तो अल्काइल हैलाइड का देखिएगा,
इसमें क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक एजेंट आने वाला है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अभी अल्काइल हैलाइड में हमें क्या करना है, मेटल के साथ रिएक्शन कराना है। मेटल कुछ भी हो सकता है, मेटल यानी आपका पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट कॉलम का जितना भी आता है। उसके बाद आपका सेकंड कॉलम का भी कुछ मेटल्स आते हैं। मेटल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, जरूरी नहीं फर्स्ट कॉलम का, लेकिन जैसे हम जितने भी मेटल्स हो गया, मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, सभी का हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल का, ठीक है, मेटल का, सभी का एक जनरल हम फॉर्मूला ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड का, जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड का, लेट अस सपोज कोई भी अल्काइल हैलाइड है, हम इसका रिएक्शन अगर किसी भी मेटल के साथ कराते हैं, किसी का इसका रिएक्शन अगर किसी भी मेटल के साथ कराते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है। मेटल को लेट अस सपोज कि हम एम से डिनोट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, RMX, ठीक है, क्या बनेगा, RMX। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके का जो कंपाउंड्स होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आर्ट आप जान ही गए होंगे, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज हम यहाँ पे ये C3 और यहाँ पे हम क्या किए, एक मेटल लगा दिए और यहाँ पे X कनेक्ट कर दिए। तो ये जो मेटल है, जो भी मेटल है, ये किससे कनेक्ट है, कार्बन एटम से। किससे कनेक्ट है, कार्बन एटम से। तो कार्बन एटम और मेटल के बीच एक बॉन्ड बना, ठीक है, कार्बन एटम और मेटल के बीच एक क्या हुआ, एक बॉन्ड बना, और मेटल और हेलोजन के बीच एक बॉन्ड बना, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, यानी कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है ना। अब देखिए बॉन्ड किस टाइप का बनता है, जो कार्बन और मेटल के बीच बनता है ना, जो कार्बन और मेटल के बीच बनता है वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, जो कार्बन और मेटल के बीच बनता है वो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो मेटल और हेलोजन के बीच बॉन्ड बनता है वो क्या है, आयोनिक बॉन्ड। क्या है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ गए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बन और मेटल के बीच जो भी बनता है बॉन्ड वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, और मेटल और हेलोजन के बीच जो बनता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा चीज लिखिएगा, कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वह है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और मेटल और हेलोजन के बीच जो बनता है वह है वीक बॉन्ड। क्या है, वीक बॉन्ड, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब तीसरी बात ये वाली है कि कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड है, होता क्या है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल ऑब्वियस सी बात हम जानते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में होता है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या होता है मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जब मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है और कार्बन क्या करता है, लिखिएगा आप नीचे नोट कि इन इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये सारी चीज आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे लिखिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, and the carbon atom attached to this metal, and the carbon atom attached to this metal try to pull the electrons, try to pull the electrons from the metals, try to pull the electron from the metal, and become and become and become and become partial negative or partial rich in electron, and become partial negative or partial rich in electron, and metal become partial positive or partial पॉजिटिव और पार्शियल डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन, और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको नोट करें। चलिए, मतलब इसमें क्या है, मेटल में क्या होता है, पार्शियल डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन, और कार्बन में क्या होता है, पार्शियल, ये कह सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये क्या करता है, मेटल के पास, मेटल तो खुद एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके बाद 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन क्या करेगा, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसका नेचर है। जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है।
इस केस में क्या होता है, ये स्लाइटली क्या हो जाता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। और ये क्या है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो आप जानते ही हैं कि जब ये अटैच होता है तो स्लाइटली नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसको आर माने तो आर मेटल और एक्स, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, स्लाइटली पॉजिटिव होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये आपको जानना चाहिए, अपने आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड के बारे में समझ में आता है। अब 1900 के एरा में, 1900 के एरा में, इन 1900 एरा, साइंटिस्ट का नाम क्या था, विक्टर ग्रिगनार्ड। क्या नाम था भाई साइंटिस्ट का, विक्टर ग्रिगनार्ड, नाम याद रखिएगा, विक्टर ग्रिगनार्ड। उन्होंने एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट की खोज की, किसकी खोज की, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अपने नाम पे रिएजेंट का नाम रख दिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इस रिएजेंट के सामने आप 7-8 तो स्टार बना लीजिए, जितना स्टार मनो बना लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में टपकने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाला है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इवन आप अगर प्रैक्टिकल अगर आप देने वाले हो, कोरोना में वैसे तो प्रैक्टिकल सस्पेंड है, लेकिन अगर देने वाले हो तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे आते हैं। उसके अलावा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में 2 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना पक्का है ना। तो ये थोड़ा जानिएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिगनार्ड ने किसका डिस्कवरी किया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या है, आर, मेटल कौन सा इसमें यूज किया गया, मैग्नीशियम, और साथ में हेलोजन, हेलोजन कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेटल क्या है, मैग्नीशियम, मेटल क्या है, मैग्नीशियम, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये कैसे ऑब्टेंड हुआ, कैसे ऑब्टेंड हुआ, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, CH3CH2Br, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको मैग्नीशियम के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईदर। ड्राई ईदर क्यों यूज करते हैं इसका मैं आगे बताता हूँ, बस ये जानिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईदर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईदर क्या बना, क्या बना, ये मैग्नीशियम जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये मैग्नीशियम जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH3CHBr MgBr, ये आ जाएगा, मतलब, और एच तो यहीं पे रहेगा, क्या आ जाएगा, Br और C कार्बन के बीच Mg आ जाएगा, इसी को कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम लिखें अच्छे से, क्या आ जाएगा आपका, CH3CH2MgBr, इसको क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ओके। ये याद रखिएगा, इसको 10-12 स्टार जितना बनाना बना लीजिए, इसी को कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। चलिए, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट पूरा हुआ। अब इसमें ड्राई ईदर का यूज क्यों करते हैं, तो मैग्नीशियम तो सीधे रिएक्ट कर जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड मेटल, क्यों हम ऐसा यूज करते हैं, नोट डाउन लिखिएगा नीचे पॉइंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट और RMgX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट और RMgX, X कुछ भी हो सकता है, FCl, Bri कुछ भी हो सकता है। Grignard reagent RMgX is highly reactive in nature. Is highly reactive in nature. Is highly reactive in nature. When it reacts with any single proton, when it reacts with any single proton, or even water, alcohol, or even water, alcohol, etc., 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 it forms it forms it forms sorry it forms, लिखिएगा, it forms, जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसी भी वाटर, अल्कोहल, इस तरह की चीजों से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, इट फॉर्म्स, ठीक है, इट फॉर्म अल्काइल हैलाइड, इट फॉर्म अल्काइल हैलाइड, इट फॉर्म अल्काइल हैलाइड, इट फॉर्म अल्काइल हैलाइड, इट फॉर्म अल्काइल हैलाइड। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है,
अगर हम इसको ऐसे खुला छोड़ दिए या किसी एक प्रोटॉन के संपर्क में भी आ गया तो ये बनना होगा आपका आपके पास रखा है क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बन जाएगा कुछ और। इसलिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, RMgX। अगर ये वाटर के संपर्क में आया तो क्या हो जाएगा, RX बच जाएगा और प्लस MgOH आ जाएगा, MgOH आ जाएगा। याद रखिएगा ये अल्काइल हैलाइड बना देगा, कुछ का कुछ बना देगा। इसलिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, RX प्लस Mg ड्राई ईडर के फॉर्म में क्यों यूज़ किया था, इससे कि अगर लेट अस सपोज इन रिएक्शन ही ये अल्काइल हैलाइड ही ना रह जाए, रिएक्शन में इसको क्या बनना था, RMgX। अगर ये इधर नहीं रहता तो मे बी ये अल्काइल हैलाइड का अल्काइल हैलाइड ही हमको मिलता और हम अल्काइल हैलाइड का अल्काइल हैलाइड ही हमको मिलता और ये MgOH का X बन जाता। ये हम चाहते नहीं थे, हम चाहते हैं हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिले, इस ड्राई ईथर के फॉर्म में कराया गया जिससे इसमें इसको कभी भी प्रोटॉन ना मिले, उसके अलावा इसको क्या करें, इसको कभी भी इसमें प्रोटॉन ना मिले, प्रोटॉन इसको नहीं मिलना चाहिए, तभी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेबोरेटरी में भी रखा जाता है तो एकदम सुरक्षित रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और क्यों इसको ड्राई ईथर से पास कराते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखेगा, इसे में आता है वुड्स रिएक्शन। क्या आता है, वुड्स रिएक्शन। आपने देखा कि कैसे हमने मैग्नीशियम के रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, लेकिन क्या होता है कि जब अगर मैग्नीशियम की जगह हम सोडियम लेते हैं तो क्या होता है, ध्यान से, मैग्नीशियम की जगह हम क्या लिए यहाँ पे, सोडियम, RX प्लस सोडियम। ठीक है, तो क्या है, हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, हमने देखा, और ये भी ड्राई ईथर के फॉर्म में लिया जाता है, ये भी किसके अंडर लिया जाता है, ड्राई ईथर। ठीक है, हमने देखा जब हमने ये यूज किया तो क्या आया, यहाँ से हमको अल्काइल हैलाइड से क्या मिला, अल्केन, अल्काइल हैलाइड से क्या मिला हमको, अल्केन प्लस 2NaX। अल्काइल हैलाइड से क्या मिला, अल्केन। ये वुड्स रिएक्शन है, ये भी आप याद रखिएगा, ये क्लास 11th में होता है रिएक्शन। चूंकि यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछ रहे आपको व्हाट इज वुड्स रिएक्शन तो प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, ये भी आप याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में RR प्लस 2NaX। ठीक है, चलिए यहाँ तक अल्काइल हैलाइड का आपका खत्म होता है, अराइल हैलाइड का शुरू करते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं अराइल हैलाइड के बारे में। अराइल हैलाइड के बारे में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरा अल्काइल हैलाइड हो गया, अब हम क्या करेंगे, अराइल हैलाइड। ठीक है, हेडिंग डालिएगा अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए अराइल हैलाइड के नीचे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब नीचे पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखिए, लिखिएगा पॉइंट नीचे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले लिखिएगा इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन when aryl halide, when aryl halide undergoes nucleophilic substitution reaction, when aryl halide undergoes nucleophilic substitution reaction, then it is always less reactive towards, it is always less reactive towards this nucleophilic substitution reaction. It is less reactive towards this न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि जो मेरा अराइल हैलाइड है, यानी अराइल हैलाइड माने ये वाला कंपाउंड, ये जो अराइल हैलाइड है ये लेस रिएक्टिव होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा नहीं इसमें हो पाता है। ठीक है, वेरी लेस रिएक्टिव। क्या लिखिएगा इसका डायग्राम बना के, वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स, सॉरी ये नाम लिख दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आगे ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है, इसके 4 कारक लिखिए। द 4 रीजंस फॉर लेस रिएक्टिव आर, द 4 रीजंस फॉर लेस रिएक्टिव आर। पहला डालिएगा, पहला रीजन डालिएगा हाँ, पहला रीजन डालिएगा, पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। हेडिंग डालिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट। मैं जो लिखवा रहा हूं लिखिएगा। इन रेजोनेंस इफेक्ट, इन रेजोनेंस इफेक्ट, इन रेजोनेंस इफेक्ट a single structure of aryl halide don't exist. In resonance effect, a single structure of aryl halide don't exist. But aryl halide exists along with its various isomers. But aryl halide exists along with its various isomers. ठीक है, aryl halide exists with its various isomers. इतना समझ में आता है? ठीक, आगे की बात करते हैं। आगे लिखिएगा, समझा रहा हूँ क्या लिखा हूँ, आगे लिखता हूँ, आगे बताता हूँ। Due to this, a partial double bond, due to this, a partial double bond, due to this, आप लिखते जाइए, मैं बताऊंगा आगे क्या बोल रहा हूँ। Due to this, a partial double bond exists between carbon and halogen atom. A partial double bond exists between carbon and halogen atom, which makes the bond more stronger, which makes the bond more stronger. ठीक है, which makes the bond more stronger and less in bond length, and less in bond length। फिर आगे लिखिएगा less in bond length। फिर आगे लिखिएगा due to this neither SN1 reaction, due to this neither SN1 reaction nor SN2 reaction, neither SN1 reaction nor SN2 reaction takes place। due to this neither SN1 reaction nor SN2 reaction takes place। इतना लिख लीजिए। तो अब ये एक्चुअली है क्या? ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे कि मैंने बताया था अल्काइल हैलाइड के केस में क्या करता था, Cl आता था, Br को ढकेल देता था, ये Br आता था, Cl को, जो भी अल्काइल हैलाइड में ही था यार, Rx था, लेट अस सपोज RCl था, प्लस हमने Br लाया न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करता था, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के इसको हटा देता था, तो यहाँ पे क्या आ जाता था RBr प्लस Cl फ्री रेडिकल। यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा तो नहीं यही एग्जिस्ट करता है ना। ये अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे मैंने लिखवाया कि अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। किसके साथ करता है एग्जिस्ट? अलोंग विथ इट्स आइसोमर। आइसोमर मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। चलिए इसका आइसोमरिज्म हम बताते हैं फिर से। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना के बताते हैं। लेट अस सपोज हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन अगर ये हम लेते हैं, ठीक है, हम जानते हैं क्लोरीन के पास क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें एक बॉन्ड बनाया है और 6 फ्री है। अब हमको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम जानते क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ लाइए, इस क्या है लोन पेयर को यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाइए। ये कौन सा रेजोनेंस है हमारा, आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कौन सा रेजोनेंस है। आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, यूट्यूब के कमेंट में लिख के बताइए कौन सा टाइप का रेजोनेंस है, -R और +R। और ये Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, ये +R में आता है कि -R में आता है, ये आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट में लिख के बताइए। आप लिखेंगे तभी मेरे को यकीन होगा कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनेगा इसका, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड Cl, और जब ये डबल बॉन्ड आया तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस, और ये वाला ऐसे रहेगा। तो मैंने कहा था ना कि पार्शियल डबल बॉन्ड वो क्या होता है बताता हूँ। फिर आगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए, ये क्या आएगा, ये इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के माइनस इधर आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीख जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे माइनस आया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना और यहाँ से Cl प्लस। सिमिलरली ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ बनाइए और इसको यहाँ पे ले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl।
सिमिलरली आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इतना ही बनाते हैं हम, इतना ही रखते हैं, या इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो ये यहाँ पे करिए और इसको वापस यहाँ पे ले आइए, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ये भी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये सब भी एक साथ इसके आइसोमर ही कहे जाते हैं, ठीक है। तो इतने तरह के आइसोमर्स, मतलब कि जो मेरा लेट अस सपोज हमने क्लोरोबेंजीन लिया और इस पे मेरा हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने की सोची, लेट अस सपोज हमने OH माइनस फेनोलिक आयन को अटैक कराने की सोची हम इस पे, लेकिन OH माइनस अटैक किस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे किस पे करेगा, वो खुद कंफ्यूज है। अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कंबाइन करके क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए, ये भी स्ट्रक्चर जरूरी नहीं कि यही क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हो, ये भी हो सकता है, 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 लेकिन क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। तो इसको एवरेज बताया गया, मतलब इसका स्ट्रक्चर एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाया गया, इन सारे आइसोमर और इसको मिला के एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाया गया। क्या बनाया गया कि CCl के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, CCl के बीच एक डबल बॉन्ड होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और सबके बीच डबल बॉन्ड होता है, हर कार्बन आइटम की, जैसे मैंने बेंजीन का बताया, हर कार्बन आइटम के बीच क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, जो एक्चुअल डबल बॉन्ड होता है उसके लेंथ से कम और जो एक्चुअल सिंगल बॉन्ड होता है उसके लेंथ से ज्यादा, मतलब कि सिंगल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड के का एवरेज होता है, ये जो ऑन एन एवरेज डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है हर कार्बन आइटम के बीच, यहाँ इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच सबकी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसकी जो लेंथ है डबल बॉन्ड से, एक्चुअल डबल बॉन्ड लेंथ से कम है और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। ये मैंने आपको तब बताया था जब मैंने बेंजीन के बारे में बताया था, अगर आप भूल गए तो बेंजीन का जाके वीडियो सबसे पहले देखिए, तब आपको याद आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे मेन चीज हमने देखने को मिला हमको कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है Cl के बीच, इसी को कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्या करता है भाई, ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो है मेरा कुछ खास नहीं करता, बस इसमें एक काम करता है ये Cl को एकदम तेजी से पकड़ के रखता है, एकदम जोर से पकड़ के अपने पास रखता है। क्या करता है, Cl को अपने पास एकदम पकड़ के रखता है, ठीक है, ये Cl को अपने पास पकड़ के रखेगा, और उसके बाद अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा, इतना आसान नहीं रहेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टुवर्ड्स ये रिएक्टिव कम होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं होता है इन केस ऑफ अराइल हैलाइड। ये फर्स्ट रीजन। चलिए सेकंड रीजन बताते हैं। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। आता है नहीं ये कैसे बताते हैं भाई, अल्काइल हैलाइड में हमने देखा था कि कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था। क्या होता था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर अराइल हैलाइड में हम देखें, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होता है, यानी इस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ पे जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, और जिस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होता है वो sp3 कहलाता है। sp2 मतलब क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि वहां पे डबल बॉन्ड होने के कारण कार्बन जो है ये आपका हेलोजन एलिमेंट को एकदम पकड़ के रखा हुआ है, वो छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट होने के कारण क्या होता है, यहाँ का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, एंड हेंस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। थर्ड सेकंड रीजन ये लिख लीजिएगा। थर्ड रीजन आपको बताता हूं। थर्ड है इनएक्टिविटी ऑफ फिनाइल कटायन, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन, ये भी एक रीजन है, नोट करके रखिएगा, ये भी एक रीजन है, इनएबिलिटी ऑफ द फिनाइल कटायन। इसमें क्या होता है, जो बेटा फिनाइल कटायन होता है मतलब कि OH माइनस, फिनाइल यानी OH माइनस, OH माइनस जो कटायन होता है, ये हमने जैसे बताया कि OH माइनस
अटैक करने जाएगा लेकिन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, नहीं कर पाएगा, बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, ये इसकी क्या है, इनएबिलिटी है। तो इसको भी एक रीजन माना जाता है। फिर चौथा और आखिरी जो मेरा रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट, वह है चौथा, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन। आप कहेंगे ये क्या है, बताते हैं क्या है भाई। अराइल हैलाइड में Cl है, इसके पास इलेक्ट्रॉन खुद है पहले, OH माइनस आएगा, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट पास जाएगा तो क्या रिपल्सन नहीं करेगा, माइनस माइनस क्या होता है, रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हम पढ़ते हैं। तो रिपेल करेगा तो यहाँ से रिएक्शन होने में थोड़ा कठिनाई होगा। ये 4 रीजन है, ठीक है। तो ये 4 रीजन होते हैं क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। ये 4 रीजन लिख लीजिएगा। और यहाँ ये चाहे तो आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज कंटेन बाय द न्यूक्लियोफाइल व्हेन इट अप्रोच टुवर्ड्स द अराइल हैलाइड, देन इट गेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट हैलोजन एटम, सो इट गेट रिपेल्ड बाय दैट। ठीक है, आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। इट गेट रिपेल्ड बाय दैट ड्यू टू विच द रिएक्शन पॉसिबिलिटी इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, चलिए इतना हो गया, अब आगे करते हैं। अच्छा, फिर आप पूछेंगे सर ऐसा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसा मेथड है कि हम क्लोरीन को रिमूव कर दें और हम जैसा चाह रहे वैसा हो जाए? हाँ जी है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा एनर्जी लगेगी। लेट अस सपोज हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना दे। ये क्लोरोबेंजीन है, ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। प्लस हम क्या किए, न्यूक्लियोफाइल Br माइनस, इसे अटैक करवाएं। याद रखिएगा अटैक कब करवाएंगे, इन केस ऑफ कैटलिस्ट क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर। ठीक है, इसका हेडिंग डाल दीजिएगा, रिप्लेसमेंट बाई OH माइनस आयन। ठीक है, या Br करेगा, आप क्या लिख लेंगे, OH माइनस रिप्लेसमेंट, इसका हेडिंग ही है OH माइनस आयन के द्वारा रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा करना क्या है। जब ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि OH यहाँ पे चला जाएगा, Cl यहाँ से निकल आएगा। जब इतना टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रखेंगे, इतना टेम्परेचर और प्रेशर ATM प्रेशर मेंटेन रखेंगे, तो जाके हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो जाके ये क्या बन पाएगा, OH। तो जाके इतना टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ेगा। अगर आप कहोगे इसके बगैर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दें तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रीजन मैंने बताया 4 रीजन वो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो रिएक्शन है बहुत स्लो होगा, ये जो रिएक्शन है बहुत स्लो होगा, स्लो रिएक्शन होगा रिएक्शन, लेकिन आपको आधा घंटा ये रिएक्शन, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा इसमें, इतना टेम्परेचर पे भी आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, फिर सवाल आता है सर क्या फास्ट रिएक्शन करने का कोई तरीका है? हम कहें हाँ बिल्कुल तरीका है। हम क्या करेंगे, एक होता है NO2। NO2 क्या होता है बताइए मेरे को, प्लस चार्ज से डिनोट करता है कि माइनस चार्ज से? ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है ना। ये क्या करता है, फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट एटम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप बताइए किससे करता है, मेरे को कमेंट पे लिख के बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, Cl को तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया, हम अब NO2 या तो इस क्लोरोबेंजीन के पैरा में या ऑर्थो में लगाएंगे। ठीक है, या इसके हम ऑर्थो में लगाएंगे या पैरा में, या दो पैरा में, दो ऑर्थो में, पैरा में भी लगा सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा लिखिएगा
इन द रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, नीचे लिखिएगा इन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इसको लिखने के पहले लिखिएगा इन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप अल्काइल अराइल हैलाइड अराइल हैलाइड अराइल हैलाइड अराइल हैलाइड should be heated at temperature about 623 Kelvin, should be heated at temperature about 623 Kelvin, 300 atm pressure, along with NaOH catalyst, along with NaOH catalyst, along with NaOH catalyst. It forms it forms it forms it form it forms phenol, it forms phenol. फेनॉल मतलब Cl का जगह OH आ गया, उसको फेनॉल भी कॉमन नेम है, याद कर लीजिएगा, फेनॉल होता है। इट्स कॉल्ड फेनॉल। when NO2 atom when NO2 an atom get attached to the ortho or para position of the chlorobenzene, ortho or para position of the chlorobenzene, the reaction gate fast, and the chlorobenzene become more reactive, इतना समझ में आता है, and the chlorobenzene become more reactive. चलो अब आगे लिखिए, NO2 should not be present at a meta position, NO2 should not be present at a meta position, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, NO2 should not be present at a meta position as its presence does not affect the reactivity of the chlorobenzene, as its presence does not affect the reactivity of the chlorobenzene, because नीचे लिखिएगा because at meta position resonance structures are not stable, and due to this nucleophiles doesn't get chance to attack on the chlorine atom and removes it, does not get chance to attack the chlorine atom and removes it. But in the case of ortho and para, the resonance structure are stabilized by the NO2 atom. Due to which OH minus ion get chance, and it replaces the chlorine atom from chlorobenzene, and it removes the chlorine atom from the chlorobenzene and becomes phenol. ठीक है, अब जो लिखा हूँ उसको बताता हूँ। हम अगर सिर्फ लेते हैं NO2 एटम अपने इसके कहाँ पे, ऑर्थो पे, एक चीज में रिएक्शन करा के बताता हूँ। NO2 पे ऑर्थो पे लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम ऑर्थो पे लिए, अब हम क्या करना है, यहाँ पे OH माइनस में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बताने से पहले एक चीज और जान लीजिए, इसको बताने से पहले NO2 अगर यहाँ पे अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो हम टेम्परेचर प्रेशर लिए थे, प्रेशर तो 300 atm प्रेशर रहेगा। अगर एक NO2 यहाँ पे है 300 atm प्रेशर रहेगा तो इसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का लगभग आपका लग जाएगा, जैसे जब NO2 नहीं था तो लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर था, लेकिन जब NO2 आ गया है इसके एक पैरा पोजिशन पे, तो इसका जो टेम्परेचर है 483 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 483 केल्विन इसी के अराउंड रहता है, ठीक है, 483 केल्विन हो जाए, 483 केल्विन या एक्चुअली इसको 443 केल्विन आप लिख लीजिए, ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है 443 केल्विन क्या हो जाता है, 443 केल्विन टेम्परेचर रहता है, 443 केल्विन टेम्परेचर NaOH की प्रेजेंस, ठीक है, तब इसका क्या बनता है, फेनॉल, क्या बनता है, फेनॉल, इसी को कहते हैं फेनॉल, ठीक है, इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा। यही अगर NO2 यहाँ पे भी आ जाए, पैरा के साथ ऑर्थो पे भी आ जाए, तो इसका क्या हो जाएगा 368 केल्विन। आप ये चीज अलग लिखिएगा, मैं इसी में कर रहा हूँ, आप इसी में गोचा मची करके मत कर दीजिएगा, आप अलग लिखिएगा, ये अलग स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिर लिखिएगा जब NO2 पैरा पे आया, अपने हेडिंग डाल लीजिएगा व्हेन NO2 एट पैरा, तो एक ऑर्थो, अब NO2 यहाँ पे आ गया तो और कम हो जाएगा,
तो अब क्या होगा यहाँ पे हमें हीट करने की आवश्यकता नहीं, खाली नॉर्मल हीट कर देंगे, नॉर्मल हीट कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा। खाली प्रेशर हमको 300 एटीएम रखना है, हमें इतना केल्विन हीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे मेरा एक पैरा पे और 2 ऑर्थो पे NO2 रहता तो हमें सिर्फ हीट कर देना, नॉर्मल हीटिंग जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस, वही हीट कर देंगे तो ये फेनॉल बन जाएगा। तो NO2 के आने से रिएक्टिविटी बढ़ती है, हेंस मेरा जो है क्लोरोबेंजीन फेनॉल में बदल जाता है। अब इसका थोड़ा सा हम क्या दिखाते हैं, किस तरीके से ये बनता है, उसको अच्छे से हम डायग्राम से दिखाते हैं। ठीक है, आप नोट कर ही लिए होंगे उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब इसको हम अच्छे से डायग्राम से दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं इसका, जब एक NO2 आता है इसके पैरा पे, ये Cl है और ये यहाँ पे NO2 प्लस OH माइनस यहाँ पे आया। ये OH माइनस क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, किस बॉन्ड पे अटैक करेगा, CCl बॉन्ड पे अटैक करना चाहेगा। तो ये क्या होगा, ये CCl बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक। ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट बनाएगा, जो मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या कहेगा, अटैच होना चाहिए। तो एक Cl यहाँ ले आइए, एक OH, ट्रांजिशन स्टेट लिखा OH और Cl। ठीक है, OH और Cl पक्का, कोई दिक्कत नहीं। OH और Cl इतना समझ में आता है आपको? चलिए, इतना समझ में आता है तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है नहीं, है ना? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये अटैक किया न्यूक्लियोफाइल इधर, और ये बॉन्ड क्या करेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये वाला उड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन, और ये तो ऐसे ही, क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता ना, अगर ये अटैक भी कर गया तो स्टेबल नहीं होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। चलिए, अच्छा यहाँ पे आ गया तो ये कार्बन एटम के पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, और चूंकि यहाँ पे अटैक किया है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इतना रहेगा। चलिए, उसके बाद आगे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, माइनस ये इधर, ये इधर, OH Cl। अब यहाँ से क्या अटैच है, NO2। ध्यान देखिएगा, यहाँ से क्या अटैच है, NO2 बनाना मैं भूल गया, NO2 यहाँ से क्या है अटैच है, NO2 माइनस किधर है, इधर। अब NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, NO2 का स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड सिंगल, और ये प्लस है, NO2 प्लस होता है। अब देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है, स्टेबलाइज कर लेगा इसको, प्लस माइनस क्या है, इसको स्टेबलाइज कर लेगा। तो मतलब कि अब OH यहाँ से निकल सकता है, OH यहाँ से ऐड हो सकता है, Cl यहाँ से निकल सकता है। अब थर्ड टर्म में क्या होगा, ये Cl अपना बॉन्ड लेके निकल आएगा और यहाँ पे नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ऐसे दिखाना चाहें, ठीक इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, और ये वाला माइनस जो है उठ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और फाइनली आपका ये जो ये 3 स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा आपका, इतना आप नोट कीजिए पहले, फिर हम बताते हैं आगे। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट हम तुरंत यहाँ पर नहीं निकालते हैं Cl को, यहाँ पे हम Cl को रहने देते हैं। ठीक है, अब चूंकि उसके बाद ऐसे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, और उसके बाद एक फाइनली एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे Cl जा चुका है, और आपका थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं, OH आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से NO2। ठीक है, ये आ रहा, और यही बनता है फेनॉल। ठीक है, यहाँ से ये फास्ट हो जाता है, यहाँ पे लिखिएगा फास्ट, क्योंकि NO2 के कारण। ये क्या रहता है, स्लो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले क्या हुआ, ये OH यहाँ पे अटैक किया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस बना। सिमिलरली रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए, माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड माइनस बना। सिमिलरली माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड माइनस बना और Cl यहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा लेकिन निकलेगा नहीं। और उसके बाद जब हम ये तीन स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाता है। फिर हम फाइनली देखते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये जो बना है स्टेबल नहीं है, ऑन एन एवरेज क्या होगा कि इसका एक डबल बॉन्ड एक यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो जब यहाँ पे बनेगा तो एज अ होल स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि यहाँ पे OH आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब दो डबल NO2 रहेगा तब क्या होगा, ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। आप NCERT का भी यूज कर सकते हो, NCERT में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे आएगा रिएक्शन। Cl NO, कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कुछ नहीं करना है। OH माइनस आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, सिमिलरली यही है। ये आप मेरे को बताइएगा बना के और मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। कहाँ पे, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा मेरे को आगे आप बताइएगा, ये आपका ड्यूटी है, ठीक है। यही नहीं, NO2 यहाँ बना के फिर यहाँ और यहाँ दो ऑर्थो पे एक पैरा पे बना के भी मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ आप कितना कर सकते हो, जितना मैंने बताया कि आप कितना कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यही था मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थोड़ा डिटेल। आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। ये लेक्चर होप कि आपको अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर को मैं ही पेंड करता हूँ। कोई दिक्कत हो तो मैं अगले लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके डाउट सेशन इस लेक्चर के लेने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोगों को मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को मत शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले आप जाके मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मेरे सारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।